अगर आप 8-9 घंटे से ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो फिर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उससे बेहतर है कि आप आराम करके और पढ़िए। हाँ, मैं अभी तक हाथ जोड़ रहा था कि मुझे लास्ट रैंक ही मिल जाए। 712 सीटें थी और यूपीएससी ने फाइनल सिलेक्शन किए 685। तो बाकी के लाखों बच्चों का क्या होगा? तो आपको 100% प्लान भी रखना है। हाँ, प्रीलिम्स के लिए आपने पूछा, मैं अगर मुझसे कहेंगे तो मैं आपको एक बहुत ही दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि जिस बच्चे ने पिछले 20 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए, ज़्यादा समय तक कैसे कैरी करें, यानी कि रिवीजन की टेक्निक क्या होनी चाहिए। ये तो किसी पेपर में मुझे याद नहीं कि मैंने कहीं पर भी बिना पॉइंट के लिखा है। मैंने हर आंसर सिर्फ पॉइंट वाइज ही लिखा है। करंट को करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप रोज़ पढ़ें, रोज़ करंट करें, 1 घंटा तो रोज़ दें करंट को। मुझे लगता है 0% ज़रूरत है, 0% बिल्कुल भी ज़रूरत है। कि आप लोग में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने मेरे साथ इंटरव्यू दिया होगा, मेंस दिया होगा, आप लोगों का नहीं हुआ है। ऐसे ही 3 बार मैं भी फेल हुआ था। बहुत दुख होता है, रो लो 3-4-5 दिन बहुत अच्छे से बैठ के, ये अपने इमोशंस को दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है और फिर से लग जाओ। बस मेहनत करें, बाकी ये अगर नहीं भी सफल होते हैं तब भी बिल्कुल हर्ट ना हो, क्योंकि लाइफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग पता है कि यूपीएससी का रिजल्ट आया है। 2021 का जो यूपीएससी का रिजल्ट एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट आ गया है। तो सर से हम बात करेंगे। सर हमारे साथ हैं गौरव पांडे सर की रैंक जो है 168 है और सर को होप्स हो कि आईपीएस मिलेगा। तो सर से हम जानेंगे सर की रणनीति क्या थी, जर्नी क्या थी, सर ने कौन सा बुक लिस्ट वगैरह फॉलो किया था। और सर का ये चौथा अटेम्प्ट था और सर का मीडियम इंग्लिश है और सर इंग्लिश लिटरेचर भी आपका सर ऑप्शनल रहा है, जैसे हम डिस्कशन कर रहे थे इंटरव्यू शूट होने से पहले। तो सर मैं आपसे चाहूँगा कि आप थोड़ा अपने बारे में बताओ और एकेडमिक बैकग्राउंड बताओ। सर मैं उत्तर प्रदेश के भदोही ज़िले से बिलोंग करता हूँ, वहाँ के कला तुलसी विलेज से। और मेरे पापा आर्मी में थे, तो मैंने अलग अलग शहरों से अपना स्कूलिंग किया है और मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली से किया है। इंग्लिश लिटरेचर में मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, भीमराव अम्बेडकर कॉलेज से, और अपना एमए इग्नू से किया है, वो भी इंग्लिश लिटरेचर में ही। ये मेरा चौथा प्रयास था और ऑप्शनल भी मेरा इंग्लिश लिटरेचर ही था। सर वो कैसा मोमेंट था जब सर पीडीएफ सर आज 12-1 बजे दिन में सर आया था, तो जब ढूंढ रहे होंगे अपना नाम, सर नाम आपको दिखा होगा, सर वो क्या फीलिंग थी, कैसे सर आपने उसको एंजॉय किया? यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स के गलियारों में इसको होली पीडीएफ कहा जाता है कि होली पीडीएफ में नाम आ जाएगा। तो ये ऐसा था कि 26 को इंटरव्यू खत्म हुआ था, तो ये लग रहा था कि अगले दिन रिजल्ट आ जाएगा। तो 4 दिन से ये समझ लीजिए कि वेट ही चल रहा था। मैं प्रीलिम्स की भी तैयारी कर रहा था इस बार की, लेकिन हो नहीं पा रही थी बिल्कुल भी पढ़ाई कि यार रिजल्ट आना है। तो अभी दोपहर को मैं सुबह से ही देख रहा था कि आज हो रहा था कि मंडे को आएगा, लेकिन मेरे दोस्त ने फ़ोन करके बताया कि देख ले तेरा ही है क्या, कि गौरव पांडे तू ही का या कोई और है। लेकिन मुझे पता था कि क्योंकि इंटरव्यू वाली लिस्ट में भी सिर्फ मेरा ही नाम था, गौरव पांडे नाम से, तो मैं समझ गया था कि मेरा ही है। फिर बहुत खुशी हुई। लेकिन हाँ, मुझे ये भी पता है कि ये जो खुशी है और ये जो थोड़ा अटेंशन मिलता है लोगों का, एक एस्पिरेंट के नाते इतना पता है कि इतनी मेहनत करते हैं हम, ये हो रहा है, ये 1 आध हफ्ते एंजॉय करना है इस चीज़ को, फिर अपनी लाइफ फिर शुरू हो जाती है नॉर्मल लाइफ। तो यही है, 1 आध हफ्ते महीने भर की जो खुशी है इसको एंजॉय करना है, फिर उसके बाद वही जो अपना काम करना है। बिल्कुल। सर आपका रूम जो है टॉप फ्लोर पर सबसे ज़्यादा है, 4 मंजिला आपका पूरा बिल्डिंग है ये जहाँ पे आप रहते हैं, और टॉप फ्लोर पे आपने अकेले रूम ले रखा है, इसमें पूरी बुक्स वगैरह सारी चीज़ें हैं। 18 घंटे के कंसेप्ट की बात होती है कि यूपीएससी क्रैक करना है तो 18 घंटे आपको पढ़ने होंगे। देखिए, मैं 3-4 दिन मिला के तो 18 घंटे पढ़ लेता था। एक दिन में तो मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं पढ़ा 18 घंटे, और मेरे ख्याल से ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। आप कोई भी साइकोलॉजी की बुक पढ़ेंगे, किसी भी बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट की, तो मुझे थोड़ा शौक है साइकोलॉजी वगैरह पढ़ने का। तो उसमें मैंने ये पढ़ा है कि अगर आप 8-9 घंटे से ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो फिर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उससे बेहतर है कि आप आराम करके और पढ़िए। हाँ, जाहिर सी बात है, जब एग्ज़ाम आ गया, मेंस पास आ गया, तो फिर टाइम नहीं होता है कुछ, फिर 10-15 घंटे जो भी है बस आप पढ़ते ही रहते हो पागल की तरह, आपको कुछ पता नहीं होता है। लेकिन नॉर्मल लाइफ में इम्पॉसिबल है 18 घंटे पढ़ना, तो उसकी बात ही नहीं है। और अल्टीमेटली जो एक्चुअल में जो एस्पिरेंट मेंस दे चुका है ना, उसे पता है कि ये सब मैटर नहीं करता है घंटे वगैरह। ये जो नए एस्पिरेंट है, जिनको नहीं पता है, जिन्होंने नहीं अभी एग्जाम अटैम्प्ट किया, उनको ये लगता है कि यार ये बहुत पढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी अगर आप एक अटैम्प्ट से दूसरे अटैम्प्ट में भी जाते हैं, फिर तो घंटों का कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो आप एक साल एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो फिर तो क्या ही मतलब रह जाता है घंटों का। घंटों की कोई बात नहीं है इसमें। सर किसे सर क्रेडिट देना चाहेंगे सर, अपनी फैमिली फ्रेंड्स, और किसी का नाम सर लेना चाहेंगे? देखिए, नाम लेने की चालू करूँगा तो कमी पड़ जाएगी, बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी क्लियर करता है, अभी तक मैं हाथ जोड़ रहा था कि मुझे लास्ट रैंक ही मिल जाए, तो ये बिल्कुल कहना गलत होगा कि मैं अपने दम पे और अपनी मेहनत से मैं आ गया हूँ। ऐसा बिल्कुल, ये बहुत पॉम्पस होगा। ज़रूर मैं सबसे पहले अपना नाम लेना चाहूँगा कि मेरे स्वर्गीय दादाजी का, ये उन्हीं का सपना था। पिछले साल वो गुजर गए मेरे इंटरव्यू के पहले ही, तो सबसे पहले उनका नाम लूँगा। मेरे माता पिता का और समस्त परिवार का, मेरे बड़े पापा, मेरे चाचा, सभी लोग मेरे को बहुत सपोर्ट करते थे। और पिछले 2-3 साल से एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा जो मेरे को सपोर्ट करता है, दिन रोज़ हमारी बात होती है, वो है मेरी भाभी।
मेरा भाई सामने बैठा है और मेरी भाभी, ये लोग हम हमेशा हमारी डेली बात होती थी, तो एग्ज़ाम के टाइम पर भी एक ये दोस्त की तरह हो गई थी मेरी भाभी के अलावा। तो बिल्कुल ये सभी लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। जी सर आपसे ये मैं जानना चाहूँगा कि जैसा कि आपने कहाँ कब डिसाइड किया कि मुझे जो कि सिविल सर्विसेज की तरफ जानी है? जैसा मैंने पिछले जवाब में कहा था कि मेरे दादाजी का हमेशा ही मेरे को कहते थे, तो बचपन से ये चीज़ अंदर डाल दी गई थी। और आप ये कह सकते हैं कि जो यूपी बिहार का एरिया है यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि हम जब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल तक आते हैं तो हमारा खुद का भी दिमाग इतना डेवलप हो चुका होता है कि सिर्फ किसी के कहने से हम नहीं करेंगे। तो ये जॉब प्रोफाइल ऐसी है कि ज़रूर, खासकर मेरे जैसे स्टूडेंट के लिए, क्योंकि मैं एक टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन या तो ये था कि मैं एकेडमिक्स में जाऊँ, इंग्लिश लिटरेचर के उस फील्ड में। अगर मेरा इसमें नहीं होता तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन वही था। तो बचपन से यही सोच रखा था, 100% प्लान भी था। और मैं ये हमेशा ये कहता हूँ कि जो लोग मोटिवेशनल वीडियोज़ देखते हैं यूट्यूब पे, जो जिनको ऐसा लगता है कि नहीं बस यही है, बिल्कुल गलत है। इस बार अगर आप देखें तो 712 सीटें थी और यूपीएससी ने फाइनल सिलेक्शन किए 685। तो बाकी के लाखों बच्चों को क्या होगा? तो आपको 100% प्लान भी रखना है। इनफैक्ट अभी मेरा सिलेक्शन एक एग्ज़ाम में हो गया था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एक एग्ज़ाम में। और उसी तरीके से अगर मैंने जैसे पढ़ाई के दौरान ही अपना एमए किया था, तो मैं हर एस्पिरेंट को बोलूँगा कि बिल्कुल भी इस बात को मत सोचिए कि बस यही है, यूपीएससी है तो जीवन है, वरना कुछ नहीं है। ये होना होगा तो किस्मत से हो जाएगा, वरना तो नहीं होगा। इसीलिए आप अपना बैकअप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। प्रीलिम्स में सर कौन कौन सा बुक लिस्ट सर, जैसे कि मार्केट में सर बहुत सारा बुक है, उसमें सर फ़िल्टर आउट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप ऐसा मतलब बताएं कि हाँ इतना ही पढ़ना है और ये बुक आपने फॉलो किया, उसको स्टूडेंट को बताएं। ये सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि प्रीलिम्स जो है, एक्चुअल में आपको प्रीलिम्स की बहुत ज़्यादा तैयारी करनी ही नहीं। हाँ, ज़रूर वो स्टेज है कि उसको पार किए बिना आप मेंस में नहीं जा सकते हैं, लेकिन प्रीलिम्स के लिए आपको बहुत लिमिटेड बुक्स पढ़नी है, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। और जैसा मैंने आपके पहले वीडियो में बोला था कि प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है एलिमिनेशन टेक्निक। यूपीएससी पूरा बेस्ड है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के ऊपर। तो अगर आपने एलिमिनेट करना सीख लिया तो आपका अभी रिसेंटली अभी कट ऑफ आई है तो 87 कट ऑफ है, मेरे 111 है प्रीलिम्स में। पिछले साल मेरा इंटरव्यू का रिजल्ट आने के बाद ही प्रीलिम्स था, तो मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी। मैं सिर्फ इसी के भरोसे गया था कि मेरे एलिमिनेशन टेक्निक, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ आपको कि आप कम नॉलेज के साथ भी एलिमिनेशन करके आप कैसे कर सकते हैं। तो ये जैसे आपने बुक लिस्ट बोला, तो आप कुछ भी देख लो, कहीं पर भी देख लोगे, आपको एक ही जवाब मिलेगा। आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू लोगे, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, शंकर आईएएस वो पड़ी हुई है सामने। करंट अफेयर्स के लिए आप ऑनलाइन, और एनसीईआरटी थोड़ी बहुत, मैंने सारी एनसीईआरटीज़ नहीं पढ़ी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज़ है वो पढ़ी है। इकोनॉमी के लिए मेरे पास नोट्स थे और अपने, और श्रीराम आईएएस की बुकलेट आती है, मैंने वो देखी है। इतने में बस बहुत है, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। अगर ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कोई भी एस्पिरेंट 7-8 महीने में अच्छे से कर सकता है, 8-10 महीने में। इसके बाद आपको सिर्फ इसको रिवीजन करना है और इसी नॉलेज को यूज़ करके चीज़ों को एलिमिनेट करना है। हाँ, प्रीलिम्स के लिए आपने पूछा, मैं अगर मैं इससे कहेंगे तो मैं आपको एक बहुत ही दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि जिस बच्चे ने पिछले 20 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए बहुत अच्छे से, 3-4 बार, मैंने कम से कम प्रीवियस ईयर 5-6-10 बार सॉल्व किया हुआ है और मुझे रट चुके हैं ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी मैं जब भी जाता हूँ तो मैं यही करके जाता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको एक हैंग मिल जाता है कि कैसे मुझे एलिमिनेट करना है, कैसे यूपीएससी ऑप्शंस देता है, बस यही है। सर अंडरस्टैंडिंग की बात होती है किसी सब्जेक्ट की, सर किसी टॉपिक्स की, अंडरस्टैंडिंग सर दूसरी चीज़ है, और सर उसको याद करना, सर उसको ज़्यादा समय तक कैरी करना वो अलग चीज़ होता है। एस्पिरेंट ये कमेंट करके जाते हैं तो आप कहीं भी जाए इंटरव्यू करने टॉपर का, तो उनसे ये जरूर पूछें कि ज़्यादा समय तक कैसे कैरी करें, यानी कि रिविजन की टेक्निक क्या होनी चाहिए। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बारे में कि भाई ज़्यादा समय तक कैरी करना सीख लो, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट सेकंड अटैम्प्ट में बहुत रेयर लोगों का होता है, ठीक है? तो आपको देना मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ कि 3-4 अटैम्प्ट लग जाएंगे आपको, ठीक है? तो 4-5 साल तक आपको कैरी करनी पड़ेगी चीज़। तो एक ही तरीका है, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। आपको लगातार उस चीज़ को रिवाइज करते रहना पड़ेगा। एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, और लिख के पढ़ना, वही बचपन वाली चीज़, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको बार बार रिवीजन करना है, आपको बार बार लिख के पढ़ना है, बस यही चीज़ है। मेंस में सर ये समझा जाता है कि किस तरीके से आंसर को हम लिखें, ये कहीं कहीं कन्फ्यूजिंग होता है, बुलेट फॉर्म में लिखे, पॉइंट में लिखे, या फिर पैराग्राफ फॉर्म में लिखे। एक सर कि स्टैंडर्ड जो है यूपीएससी जिसकी डिमांड करता है, आपने कैसे उसको लिखा अपने आंसर को? देखिए, मैं ये कहूँगा कि मैंने पहले 2 अटेम्प्ट में थोड़ा बड़ा लिखता था पैराग्राफ टाइप का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपके पास अगर कोई भी चीज़ हो ना, आप कितना ज़्यादा उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हो वो मैटर करता है। आप भले ही एक बड़े पैराग्राफ लिखने से बेहतर है कि आप उसको 5 पॉइंट में कन्वर्ट कर दो। तो मैंने तो एक भी क्वेश्चन मुझे याद नहीं जहाँ पे मैंने पॉइंट में नहीं लिखा है, एक्सेप्ट एथिक्स में आप थोड़ा कर सकते हो कि एथिक्स थोड़ा फिलोसॉफिकल रहता है, तो उसमें आप थोड़ा घुमा फिरा सकते हो, पैराग्राफ लिख सकते हो। बट बाकी तो किसी पेपर में मुझे याद नहीं कि मैंने कहीं पर भी बिना पॉइंट के लिखा है। मैंने हर आंसर सिर्फ पॉइंट वाइज ही लिखा है। इनफैक्ट जैसे लोग बहुत बताते हैं स्ट्रैटेजी की, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, इसमें भी मैं कहूँगा कि अगर आप ये वाली स्ट्रैटेजी 100% नहीं फॉलो कर पाओगे हर क्वेश्चन में, क्योंकि 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आप नहीं लिख पाओगे इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा। तो मैं कहूँगा सिंपल रूल है, जितने ज़्यादा पॉइंट्स लिखोगे आपको उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। सिंपल, क्लियर कट है।
सर मेंस में करेंट को और स्टैटिक वाले पार्ट को सर कैसे रिलेट किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सर, उसकी क्या टेक्निक होती है बेसिकली? पूरा खेल ही वही है, पूरा खेल ही वही है कि अगर आपको मोस्टली क्वेश्चन थोड़ा स्टैटिक सा रहेगा, उसका कोई ना कोई करंट एंगल होगा ही, अगर नहीं भी है तो आपको ढूंढ के निकालना है। मेरा एक्सपीरियंस ये है, जो मेरे मार्क्स बढ़े हैं मेंस में, वैसे बता देता हूँ, कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से इतना बता सकता हूँ कि आपको जितने ज़्यादा आप करंट से रिलेट करोगे, आप उतना बेटर मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि उतना पता चलता है कि आप उतने एनालिटिकल हो अपनी अंडरस्टैंडिंग में। ये सर करेंट को कैसे कंप्लीट किया जाए? करेंट क्योंकि बहुत वास्ट होता है, उसको कंप्लीट करने के लिए सर कैसे मतलब स्टूडेंट जो है कि कैसे स्ट्रेटेजी बने, अपने कौन सा कंटेंट पर ज़्यादा फोकस किया? देखिए, करंट को करने का सबसे आसान तरीका यही कि आप रोज़ रोज़ पढ़ें, रोज़ रोज़ करंट करें, 1 घंटा तो रोज़ दें करंट को। आप नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं और हैं, कहीं घूमने गए, तब भी फ़ोन खोल के ऐसे थोड़ा बहुत करंट देख लीजिए। और बाकी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, मेनली प्रीलिम्स के लिए उतना करंट मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है करंट, और उसमें मेरे को लगता है आपको पिछले 1 साल के जो इश्यूज़ हैं, जो इशू बेस्ड चीज़ें हैं, आपको जीएस के सिलेबस के हिसाब से वो इश्यूज़ निकालने हैं और उस पे आर्टिकल्स पढ़िए। और वही मेरा तो तरीका यही था कि मैं जितने इश्यूज़ होते हैं जो आते रहते थे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी रशिया यूक्रेन का आया है, या फिर कोई भी इस तरीके, हाँ श्रीलंका वाला इशू हो गया, अफगानिस्तान का था पिछले साल, इंडिया नेपाल का भी थोड़ा इशू है, तो ये इस तरह के जो इशूज़ हैं, इशू बेस्ड आपको करना पड़ेगा करंट, और कुछ नहीं। सर कोचिंग कितनी इंपॉर्टेंस है? आपने लिया था तो सर कितना बेनिफिट हुआ, नहीं लिया तो सर क्या उसके बिना पॉसिबल है कि नहीं? ये मैंने पहले अटेम्प्ट में कोचिंग ली थी, लेकिन उस कोचिंग लिए हुए अब मुझे हो चुके हैं 4 साल से ज़्यादा हो गए। तो मैं ये कहना चाहूँगा, मुझे विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द कोचिंग, बहुत अच्छी कोचिंग थी जहाँ मैंने कोचिंग ली थी, लेकिन मुझे लगता है 0% ज़रूरत है, 0%? बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। क्योंकि मतलब जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है उसके, अब समझ लीजिए कि मैंने जो कोचिंग पढ़ा था मुझे शायद याद भी नहीं है। जो फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकता है, जिसको लगता है कि जिसको फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट है, उसको करना है कर लीजिए, लेकिन यूपीएससी पेपर बनाता ही इस तरीके से है। अब आप ये देखिए, जो कोचिंग्स के जो मॉक टेस्ट हैं, उसका हार्डली कोई क्वेश्चन मैच हो पाता है प्रीलिम्स में। तो इससे पता चलता है कि यूपीएससी इस तरीके से बनाता है पेपर को कि कोचिंग वालों को एक्स्ट्रा फ़ायदा ना हो। लेकिन हालांकि मैं फिर भी ये कहूँगा कि कोचिंग एक $multi-billion इंडस्ट्री है, बहुत लोगों को एम्प्लॉय करती है, तो मैं उसकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ। जो फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकता है आप करो, बिल्कुल भी कोचिंग के बेस पे आपका नहीं होने वाला सिलेक्शन। ये कोचिंग वाले खुद बोलते हैं, ऐसा नहीं कोचिंग वाले अंदर जाके क्लेम, बाहर से पहले जो भी बोले लेने के लिए, अंदर जाके बोलते हैं कि हमारे भरोसे क्लियर नहीं होने वाला है, करनी आपको मेहनत पड़ेगी। तो अगर आपको कोई कोचिंग नहीं कर रहा तो बिल्कुल भी ये मत सोचिए उसका नहीं हो, कोचिंग का इसमें कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। सर लास्ट मैसेज जो एस्पिरेंट आपको सुनने के लिए सर 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा यार कि आप लोग में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने मेरे साथ इंटरव्यू दिया होगा, मेंस दिया होगा, आप लोगों का नहीं हुआ है। ऐसे ही 3 बार मैं भी फेल हुआ था, बहुत दुख होता है, रो लो, 3-4-5 दिन रो अच्छे से बैठ के, ये अपने इमोशंस को दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर से लग जाओ, फिर से लगो, मेहनत करो, होना होगा हो जाएगा। मैं कोई मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आप बहुत मेहनत करोगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत मेहनत पिछली बार भी की थी, लेकिन मेरा नहीं हुआ था। बहुत लोगों ने मेहनत की है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि इंडिया में सिर्फ 685 लोग मेहनत कर रहे हैं, हज़ारों लोग मेहनत करते हैं, लेकिन नहीं होता है। तो मैं ये भी बात कहूँगा, प्रैक्टिकल बात जो है कि कहीं से भी थोड़ा बहुत कोशिश करके आप थोड़ा, ये पॉसिबल है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करो तो आप बाकी कुछ नहीं कर सकते। चाहे प्राइवेट सेक्टर में, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में ही अपना कुछ ना कुछ आप बैकअप की तैयारी करिए, कोई कोर्स कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, ठीक है। सिर्फ इसी के भरोसे मत बैठिए। मुझे आज बिल्कुल नहीं पता था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे लग रहा था पक्का फेल होऊंगा, हो गया तुक्के से, तो ठीक है, भगवान की मेहरबानी है। लेकिन आप, इसीलिए मैं कहता हूँ बैकअप अपनी मेहनत तो करते ही रहिए, वो नहीं करोगे तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन हाँ, बैकअप की भी थोड़ा वो कोशिश करिए और अपने मिस्टेक्स को थोड़ा एनालाइज करिए। ये किसी भी वीडियो को देख कर आपको नहीं पता चलेगा, ये आपको अपना बैठ के चिंतन करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा मेरी क्या कमी है, वो सबका पर्सनल होगा। ओके सर, थैंक यू सो मच गौरव पांडे सर। सर जिस तरीके से आप डाउन टू अर्थ और हम्बल हैं सर, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सर जिस सर्विस में जाएंगे आप IPSC बनेंगे, जो आपकी रैंक है उसके अकॉर्डिंग। तो सर आम जनमानस के लिए, उनसे तबके के लोगों के लिए सर आप एक अच्छे सर पदाधिकारी के तौर पर साबित होंगे और अच्छे नीति निर्माता बनेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ गौरव सर थे, जिनका हमने इंटरव्यू करा। सर का स्ट्रेटेजी और जो बुक लिस्ट है, जो नोट्स है सर का, हम दिखाएंगे एक और वीडियो में, छोटा सा वीडियो हम लाएंगे लोगों के लिए सर का वीडियो। तो यदि आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर, वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलें। थैंक यू सो मच सर। तो अब हमारे साथ गौरव सर की जो है कि फैमिली है, इनके माता जी हैं, पिताजी हैं, भाभी हैं, चाची जी हैं, भैया हैं। तो जानेंगे कि कितना प्राउड फील करवाया इन्होंने और इनको कैसे फीलिंग आ रही है जब उनका बेटा, उनका देवर या फिर उनका भतीजा जो सिलेक्ट हुआ और IPS बनने जा रहे हैं। तो आंटी सबसे पहले आप ही से शुरुआत करेंगे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकती, इतना अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा लगा। भाभी से जो है कि बहुत सर को मोटिवेशन मिलता था, भाभी से पूछेंगे कि भाभी को कैसा मतलब एक प्राउड फील हो रहा है। तो मैम कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। वीडियो में जब इनके हम प्रॉपर इंटरव्यू कर रहे थे तो बता रहे थे आपको, मतलब कि बहुत क्रेडिट दिया इन्होंने, कैसे आप इनको हेल्प करते थे?
मैं कुछ खाता नहीं करती थी, अब इन्होंने दे दिया तो थैंक यू फॉर दैट। ये हैं माता जी गौरव सर के, जो कि इन्हीं की बदौलत हैं, और ये पिताजी हैं। आंटी जी, कितना प्राउड मोमेंट है। आप मेरा वीडियो देखी थी जब सर का इंटरव्यू किए थे, तो हमने कहा था कि आपका प्रॉपर हम इंटरव्यू करने आएंगे सिलेक्शन के बाद, तो वो दिन आ गया है। तो आपकी फीलिंग कैसी है अभी? फीलिंग नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि कोरोना हो गया था इसको मेंस में, तो बहुत ज़्यादा उस समय का था। और आपका जब इंटरव्यू दिया, वो उसको तो देख देख के एनी टाइम ही रो लेती थी। जब आपने बोला कि सर आपका होगा, हम प्रॉपर इंटरव्यू करने आएंगे, तो अब बचपन में ये कैसे थे? बचपन बदमाशी वगैरह करते थे या पढ़ाई में कैसे थे? पढ़ाई में तो 10th तक बहुत अच्छा रहा। जब हम दिल्ली आए, हस्बैंड की श्रीनगर पोस्टिंग हो गई, तब हमारा स्ट्रगल का दौर शुरू हुआ। और इधर काफ़ी ज़्यादा रहा, क्योंकि हमें सरकारी स्कूल में डालना पड़ा। ये हमारी बदकिस्मती रही कि आर्मी स्कूल, सेंट्रल स्कूल में नहीं हुआ उधर, तो इस नहीं पढ़ने में तो हमारे दोनों बच्चे बहुत ही ब्रिलियंट बचपन से। बदमाशी वगैरह करते थे कि नहीं? थोड़ा ये बताइए। दोनों, अभी भी लड़ाई होती है दोनों भाइयों की। हाँ, अभी आज मैं उसको बोल दी कि तुम पीसीएस की तैयारी करो, तो बोल रहा है बस यही करवाओ। अच्छा, इनके ऐसा बहुत सारे बेटा देख रहे होंगे, आपको सुन रहे हैं, तो उन सारे बेटों से आपका क्या कहना? बस मेहनत करें, बाकी ये अगर नहीं भी सफल होते हैं तब भी बिल्कुल हर्ट ना हो, क्योंकि लाइफ यहीं नहीं ख़त्म है। माँ बाप के लिए तो अपना बच्चा कुछ भी नहीं है, फिर भी सब कुछ है, बस यही कहूँगी। ओके। अंकल जी जो है कि आर्मी से रिटायर्ड है, बहुत डिसिप्लिन रही हुई इनकी लाइफ में, तो डिसिप्लिन का इम्पेक्ट कितना इनके ऊपर पड़ा है, सर के ऊपर। अंकल जी, कैसा फीलिंग आपके लिए, कैसा मोमेंट है? बहुत, मैं बातों में व्यक्त नहीं कर सकता। एक पेरेंट्स के लिए बेटे की सफलता से बड़ा कुछ नहीं इस दुनिया के अंदर। लेकिन मैं यही सब पेरेंट्स को यही बताऊंगा कि अनुशासन बहुत बड़ी चीज़ है। हम तो अपने अनुशासन को कंटिन्यू कायम किए, बच्चे पढ़े, मेहनत किए, किसी गलत एक्टिविटी में नहीं रहे। तो मैं यही बोलूँगा कि मैं व्यक्त नहीं कर सकता कितनी खुशी है, क्योंकि किसी पेरेंट्स के लिए इससे बड़ी खुशी कुछ हो नहीं सकती। दुनिया लड़के एंजॉय जहाँ घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, पिक्चर देखते हैं, वहाँ एक किताबों में लगा रहता है, कुछ भी नहीं। यूट्यूब नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है, कुछ भी नहीं है, शादी विवाह कहीं नहीं, केवल हाँ स्ट्रगल तो करना पड़ता है, आपको त्याग करना पड़ता है। ICOB IAS जैसी सफलता पाने के लिए आपको स्ट्रगल तो करना पड़ता है। लगा रहा, मेहनत किया और सफलता इसको मिली लास्ट। यूपीएससी के बाहर जब हम सर का इंटरव्यू किए थे, उस समय जब सर का रियल इंटरव्यू जो यूपीएससी भवन में हो रहा था, तो उस समय मतलब हम आपसे पूछे थे कि अंकल जी आपको क्या उम्मीद होगा कि नहीं होगा, तो बोले कि हाँ मुझे पूरा यकीन है कि हो जाएगा। तो हमने कहा था प्रॉपर हम इंटरव्यू करेंगे। तो जब इनका रिजल्ट में नाम आया, लिस्ट में नाम आया, तो उस समय आप ऑफिस में थे, जब आपको कॉल किए थे, तो वहाँ पे कैसा मोमेंट था आपके डिपार्टमेंट में जहाँ पे भी आप जॉब करते हैं? चूँकि आप आर्मी से रिटायर्ड हो गए हैं, कहीं और सर्विस कर रहे हैं अभी आप, तो क्या वहाँ पे सुन के कैसा लगा? इतने लोग सुने, इतनी खुशी हुई कि मेरी 4 बजे तक ड्यूटी है, मेरे को 1 बजे ही बोले साहब आप घर जाओ, आप एंजॉय लो। जितने लोग सुने दौड़ दौड़ के मेरे पास सब आए कि बहुत खुशी हुई है। मतलब मेरे को इतना अच्छा लगा कि और लोग भी इतना खुशी हुए। मेरा तो बेटा है, हम तो अपनी खुशी व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन सुनने वाले भी, यार दोस्त जितने थे, इतनी खुशी हुई, पल उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। और मैं प्रभु से यही करूँगा कि सबके बच्चे ऐसे मेहनत करें, और सब बच्चों के लिए यही है कि मेहनत कभी जो है जाया नहीं जाती, मेहनत का जरूर रंग लाती है। और यह है कि पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को एक अनुशासन में रह करके हर समय उनको वॉच करें, क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, करना चाहिए बच्चों, और सफलता जरूर मिलती है। मैं यही अच्छी बात कही। और अब हम भैया से बात करेंगे। सेंट्रल बैंक के भैया मैनेजर हैं, तो अभी जैसे कि आंटी जी ने बताया कि दोनों भाई में भी झगड़ा मतलब हो जाती है, नोक-झोंक, तो कैसे सपोर्ट किया आपने सर? जी, जब तक ये प्रिपरेशन कर रहा था, हम लोगों ने इसको बिल्कुल शांति पूरा माहौल दिया था। ऊपर इसका रूम था, तो हमेशा वहाँ पर ये पढ़ाई करता था। हमने ऊपर से मतलब इसको प्रेशर नहीं डाला बिल्कुल भी कि भाई तू कुछ और कर, तेरे को अगर तैयारी करनी है तो फिर IAS कर, तेरे को कभी भी फाइनेंशियली बर्डन नहीं रहेगा, कुछ भी कुछ दिक्कत नहीं रहेगी। अपना तैयारी कर रहा था ये, 4 साल से अटेम्प्ट दे रहा था ये, और इसने अच्छे से पूरा तैयारी की। कभी भी मतलब ऐसा नहीं लगा, कभी कोई बीच में हताश हो जाता तो हम लोग बोलते थे कि कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग हैं, बाकी तू अपना पढ़ाई करते रहे। और इसने अच्छे से लगन से तैयारी की। और मैं यही कहूँगा कि भाई अगर जिसने IAS की तैयारी शुरू कर दी है, एक बार फर्स्ट अटैम्प्ट दे दिया है उसने, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट दिया यानी कि पूरा मेहनत करके दिया होगा उसने पूरी, तो आने वाले जो 5 अटैम्प्ट हैं वो हमेशा दे। भले ही कोई नौकरी लग गई हो, लीव लेके जैसे भी है तैयारी करे और अटैम्प्ट दे हमेशा, क्योंकि ये ऐसी नौकरी है अगर आप लग गई है तो मतलब इससे बड़ी नौकरी नहीं है इंडिया में, और इससे अच्छा रिस्पेक्ट नहीं है कहीं भी सोसाइटी में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बात किया, जो फैमिली के मेम्बर है, तो आप देख सकते हैं कितने चेहरे पे मुस्कान है।
तो डेफिनेटली जब घर में इतने अच्छे पोस्ट पे आपकी सर्विस होगी तो वो फीलिंग तो आएगी ही। तो काफ़ी प्राउड वाला मोमेंट है, तो आप भी ऐसा करें तो आपके घर में ऐसे ही प्राउड वाला मोमेंट जरूर होगा। थैंक यू।